Good evening. Where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. Or last May, my father, let my country awake. गीतांजलि में 35th पोयम है वो गीतांजलि, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है 1904 में। गोरा के बाद गुरुदेव ने 27 नाटक लिखे, कुछ कविताएं लिखी और अपनी अनमोल कृति सियालदा में पद्मा रिवर के किनारे एक एक पोयम के लोग कुर्बान हो जाते हैं। 157 बंगला पोएट्रियों का संकलन 1911 में बंग साहित्य परिषद ने गुरुदेव का 50वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन मन का अकेलापन परेशान कर रहा था। बड़ा बेटा जितेंद्र अमेरिका से आया हुआ था। गुरुदेव ने डिसाइड किया कि उसके साथ अमेरिका जाएंगे। सामान लाद दिया गया, लेकिन अचानक से गुरुदेव बेहोश हो गए और फाइनली उनका सामान मद्रास से बाई रोड कलकत्ता वापस लाया गया। उसी टाइम पर उनके पेंटर रॉथनस्टाइन भी कलकत्ता आए हुए थे। तो रॉथनस्टाइन उनको बाद में लंदन आने का न्योता दिया, जिसको गुरुदेव ने मान लिया और चलते समय गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो अपने साथ लेते हुए लंदन गए। लंदन पहुंच के उन्होंने वो ट्रांसलेशन रॉथनस्टाइन को पढ़ने के लिए दिया। रॉथनस्टाइन ने पढ़ा, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने मित्र W.B. ईट्स को वो संकलन दे दिया। W.B. ईट्स ने पढ़ा और फिर उसके बाद एक शाम पोएट्री सोसाइटी की मीटिंग थी। वहां पे उन्होंने गुरुदेव का ट्रांसलेशन पढ़ा। मीटिंग में इजरा पाउंड थे, रॉबर्ट ब्रिजर्स, थॉमस मोर, अर्नेस्ट राइस, तमाम इंग्लैंड के बड़े पोएट्स मौजूद थे। सबको किताबें बहुत पसंद आई, सबको पूरी कविताएं बहुत पसंद आई और ये डिसाइड हुआ कि इसका पब्लिकेशन होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन को दी गई, जहां पे 1912 में उसका पब्लिकेशन हुआ। गीतांजलि का जब रचना होने लगी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, इसका प्रीफेस ईट्स ने खुद लिखा। 53 पोयम ओरिजिनल गीतांजलि से ली गई और बाकी 50 पोयम उनके नाटक अच्युतुलम और 8 बाकी पोएट्री की बुक्स से ली गई, जिनमें से एक हमने सबसे पहले आपके सामने पढ़ी थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उन्नीस 1961 में जब गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो उसकी स्मारिका में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू लिखती हैं कि जब ईट्स को मिली तो ईट्स तो जैसे पागल हो गए थी और ठंड पड़े लंदन में उनके गीतों से जैसे जान आ गई थी। कहती हैं कि उस समय मैं भी लंदन में थी और मैंने देखा कि एक बार बस में 5 बुजुर्ग महिलाएं अलग अलग बैठी गीतांजलि पढ़ रही हैं। टैगोर अपनी बुक माई लाइफ एंड माई वर्ड्स में लिखते हैं कि मेरे जीवन का
सबसे बड़ा पुरस्कार तो उस दिन था जिस दिन आरसी दत्त की बड़ी बेटी की शादी में बंकिम चंद्र चटर्जी आए तो आरसी दत्त ने आगे बढ़कर उनको माला पहना दी। इतने में रविंद्र भी पहुंच गया। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता, बहुत बड़े बंगाल के पोएट, उन्होंने वो माला उतार करके रविन्द्रनाथ टैगोर के गले में पहना दी और कहा कि आपने इसकी संगीत संध्या पढ़ी है, इस माला का असली हकदार ये हो गया है। आरसी दत्त ने कहा नहीं, और फिर उन्होंने संगीत संध्या के तारीफ के पुल बांध दिए। टैगोर बोलते हैं मेरा तो जीवन सफल हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी के इन शब्दों से। 14 नवंबर 1913 को गीतांजलि का नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ। पूरे भारत में खुशी की लहर क्यों ना हो। अपने गुरुदेव पहले एशियन बने जिनको नोबेल प्राइज मिला, पहले नॉन यूरोपियन हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला। चारों तरफ फंक्शन होने लगे, खुशियां मनाई लगी। 2-4 दिन तो ठीक लगा, फिर उसके बाद चिट्ठियों तारों का इतना अंबार आने लगा कि शांति निकेतन में सिर्फ इस काम के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। वो दिन भर चिट्ठियां पढ़ते और छाटते। भीड़ ज्यादा आने लगी, गुरुदेव परेशान होने लगे। अब अपने मित्र सीएफएनडूस को लिखते हैं वो कि ये तमाम लोग जो आ रहे हैं इनमें से अधिकतर ने तो मेरी बुक पढ़ी ही नहीं है। ये तो उस सम्मान का सम्मान कर रहे हैं जो मुझको मिला है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिना बुक पढ़े उन बुक के बारे में बात करते रहते हैं। गुरुदेव परेशान भी हो गए और एक स्पेशल ट्रेन आई थी कलकत्ता से शांति निकेतन के लिए, गुरुदेव को का अभिनंदन करने के लिए, और गुरुदेव ने बिना मिले उनको वापस कर दिया कि भाई हो गया। गुरुदेव के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी लगी, जिनमें से पहली है राष्ट्र का जनगणमन को लेकर। कुछ इल्जाम है उनके ऊपर कि ये उन्होंने 5 स्टैंजा की ये पोइट्री किंग जॉर्ज 5 के सम्मान पे लिखी थी। आइए थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं हम लोग कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि जॉर्ज 5 आए हुए थे इंडिया और कांग्रेस का सेशन था। किंग जॉर्ज 5 भी उसको अटेंड करने आ रहे थे। स्टेज को नंदलाल बोस ने सजाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कविता पढ़ने को कहा गया था और 30 दिसंबर को सेशन था। उसी दिन टैगोर ने ये कविता पढ़ी। उसी दिन एक और घटना घटी थी। पंडित रामभुज दत्त चौधरी थे, उन्होंने कविता पढ़ी बादशाह हमारा। तो जो बादशाह हमारा थी वो किंग जॉर्ज 5 के सम्मान में थी। पंडित रामदत्त चौधरी स्टार्टिंग के फेज के कांग्रेस लीडर थे। इनको कम लोग जानते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो पूरा हिंदुस्तानी उस समय तक जानने लगा था। तो अगले दिन ब्रिटिश प्रेस ने यह छापा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किंग जॉर्ज 5 के सम्मान में कविता पढ़ी। बाद में इजरा पाउंड लिखती हैं कि ईट्स तो इस अफवाह को सच भी मान गए थे और अपने पिता को हंसते हुए बताते हैं कि नहीं, बेसिकली ये अगर 5 स्टैंजा के अगर आप पूरी पोयम पढ़ें तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या है उसमें हकीकत। लास्ट में लिखते हैं जब सोया हुआ भारत जाग गया है। ये पोयम उन्होंने उस शक्ति के लिए लिखी हुई है
जो हर भारतीयों के हृदय पर राज करती। अ ट्विस्ट विद डेस्टिनी नेहरू का जो इंडिपेंडेंस डे का भाषण है 15 अगस्त 1947 का, उसमें भी इसका जिक्र हुआ। बाद में टैगोर खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो लांछन लगा हुआ है, मैं इतना ही नीचे नहीं गिरना चाहता हूं कि मैं अपने को इस मामले के लिए डिफेंड करूं। मैंने ये चित्तरंजन दास ने लिखा कि ये देश के वैभव और विजय की गाथा है। पहली बार नेशनल एंथम और फ्री इंडिया डिक्लेयर किया था इसको सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। सिंगापुर में इन्होंने सुना, पहली बार एक गाना सुना, इनको समझ में आया कि यही गाना है जो हमारी डाइवर्सिटी को आपस में कनेक्ट करता है, और इसको नाम दिया सब सुख चैन। दूसरी कंट्रोवर्सी, मीटिंग विद मुसोलिनी। मुसोलिनी से उनकी मुलाकात 1926 में होती है। इनफैक्ट हुआ क्या था कि 1925 में मुसोलिनी ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को शांति निकेतन भेजा था, जिसमें से एक टूची भी थे, और ढेर सारी अमूल्य किताबों का संकलन भेजा था शांति निकेतन की लाइब्रेरी में, साथ में कुछ पेंटिंग्स, और इटली आने का नेता साथ में। टैगोर ने स्वीकार कर लिया। इटली पहुंचे राजकीय गेस्ट के रूप में, और बेसिकली वो गए थे उनको धन्यवाद देने के लिए। 15 मई को बॉम्बे से वो नेपल्स के लिए निकलते हैं। 1 जून को रोम पहुंचते हैं। मुसोलिनी से मीटिंग है उनकी, 1 घंटे की मीटिंग हुई। टैगोर को देखते ही मुसोलिनी अपनी सीट से खड़े हो गए, उनको वेलकम किया और बताया कि उन्होंने टैगोर की लिखी हुई सभी कविताएं और नाटक, जिनका इटालियन भाषा में अनुवाद हुआ है, उन्होंने पढ़ी है और उनको बहुत पसंद आती हैं। विक्टर मैनुअल सेकंड ने उनके सम्मान में फंक्शन करवाया, जहां पे इनके लिखे नाटक खेले गए, और गवर्नर ने भी एक भोज दिया। मुसोलिनी फासिज्म में बिलीव किया करते थे, और कल्याण कुंडू की जो बुक है टैगोर्स टूर टू इटली मीटिंग विद मुसोलिनी में, कल्याण कुंडू लिखते हैं कि टैगोर से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि वहां जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी हर बात को स्वीकार कर रहा हूं, मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखना चाहता हूं कि मुसोलिनी आखिर क्या कहते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद जब ये स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं तो वहां पे रोमियो रॉले हैं, जो इनसे कहते हैं कि आपकी विजिट का मुसोलिनी पब्लिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टैगोर ने कहा, मुझे ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जो मुसोलिनी से नाराज हो। जिससे भी मेरी मुलाकात हुई सबका यह कहना था कि उसने अराजकता और बर्बादी से इटली को बचाया है।
प्रेरणा इनसे कहते हैं कि आप एक स्टेटमेंट उन लोगों के लिए भी दे दीजिए जिनको मुसोलिनी ने उनके पॉलिटिकल थॉट्स के लिए देश से निकाल दिया है। उन्होंने कहा मेरी जब तक मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा नहीं, मैं नहीं कुछ करूंगा। इस बात पे टैगोर को क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने फासिज्म को सपोर्ट किया। देखिए, टैगोर कॉलोनाइजेशन के बहुत अगेंस्ट है और जिस समय टैगोर मिल रहे हैं उस समय तक मुसोलिनी को पसंद करने वालों में चर्चिल भी हैं, जीबी शॉ भी हैं, गांधी भी मिलते हैं, वीके सरकार भी मिलते हैं, सुनीत चटर्जी उनके प्रशंसक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके प्रशंसक है। तो केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी लोगों से मुलाकातें हैं और भी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उस समय तक जिस हालत में इटली पहुंच गया था तो संभाला भी मुसोलिनी नहीं था। ये सल्वाडोरी ने उनको एडवाइस किया कि आपको जो किताबें उन्होंने शांति निकेतन के लिए दी हैं लाइब्रेरी के लिए, उन किताबों का वापस कर दीजिए। गुरुदेव ने मना कर दिया, नहीं, वो किताबें तो अनमोल किताबें, वो तो आने वाले सभी जनरेशंस के लिए हो गई। और मैं इटली गया था उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। कॉलोनाइजेशन के एकदम अगेंस्ट है, ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं और एक तीसरा क्रिटिसिज्म होता है टैगोर का नेशनलिज्म को लेकर के। टैगोर एक ह्यूमनिस्ट है, वो सेंटर में ह्यूमन को मानते हैं। वो कहते हैं कि मिडवल टाइम में किंग और इंस्टीट्यूशन, चर्चेस, इस तरह की चीजें सेंटर में रहा करती थी और ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बहुत लेट आया है, ये 19वीं सेंचुरी का प्रोडक्ट है, ये टोटल रेसिज्म पे बेस है और ये दूसरों को अपने से खराब और शत्रु मानता है, इसलिए हमेशा अलर्ट है। ये एक नशे जैसी कोई चीज है, ये आदमी की फ्रीडम खत्म कर देता है। गुरुदेव वेदांत में बिलीव करते थे, जो वासुदेव कुटुंबकम में वेदांत में बिलीव करने वाले लोग जैसे स्वामी विवेकानंद थे या दयानंद सरस्वती थे, ये कहते थे कि सभी मानव के अंदर ईश्वर का निवास होता है, हमको मानव को आगे बढ़ाने के काम करने चाहिए। देशभक्ति इनकी किसी और से कम न थी, वो जिस धरती में जन्म हुआ था उस धरती से उनका प्रेम किसी और से कम न था, लेकिन दूसरों से शत्रुता को वो स्वीकार नहीं करते थे। वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव किया करते थे। इंटरनेशनल जिसमें पूरी दुनिया एक है और अपनी कंट्री को तो वह कहा करते थे कि ये वर्ल्ड को रास्ता दिखाएगी। एक बुक है ये नेशनलिज्म, ये आप लोग जरूर पढ़िए। 3 जगह के बारे में इसमें है, जापान, अमेरिका और इंडिया। जापान के नेशनलिज्म से वो खुश है, वो कहते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न नेशनलिज्म को कॉपी नहीं किया है, जापान ने अपने नेशनलिज्म में अपनी चीजों को भी संजोया है। तो अगर कोई भी कंट्री अगर सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज को अगर एक्सेप्ट कर रही है, उनके हिसाब से चल रही है, तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जा रही है। हमको एक ऐसे नेशनलिज्म का इंतजाम करना होगा जिसमें हम अपनी वैल्यूज को साथ में लेकर चलें, वेदांत की वैल्यूज को, वासुदेव कुटुंबकम की वैल्यूज को, पूरे विश्व के कल्याण की जहां बात होती है।
इस साल ये प्रश्न आया भी था सिविल सोर्सेज में, मुझसे मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर बोले इसके ऊपर भी। कुल 35 से 40 शब्द ही लिखने थे, 150 वर्ड था। गांधी और नेहरू दोनों के नेशनलिज्म और एजुकेशनल के ऊपर बताना था, तो लगभग 35-40 वर्ड ही मिलने थे। आप एक बुक जरूर पढ़ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम देंगे। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं माफी। और अगला वीडियो गुरुदेव की अनमोल कृति शांति निकेतन और अंतिम यात्रा तक। थैंक यू।